हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है G7 से रिलेटेड। सो G7 क्या है? G7 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है। एक्चुअली पहले ये ग्रुप G8 हुआ करता था, इसमें रशिया भी हुआ करता था, लेकिन बाद में रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स किया, एनेक्स करने का मतलब है अपने अंदर मिला लिया, तब इस ग्रुप ने रशिया को बाहर कर दिया। तो अब ये 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कनाडा, USA, उसके बाद फ्रांस, UK और जर्मनी और इटली और जापान। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना इसमें नहीं है। सो ये टोटल 7 कंट्रीज इसमें हैं। अब रिसेंटली इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट लगाई जाएगी और ये टैक्स रेट होगी 15%। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने BEPS का कॉन्सेप्ट कवर किया था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जहां पर कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपना प्रॉफिट किसी ऐसी टेरिटरी में या किसी ऐसे देश में शिफ्ट करके दिखाते हैं जहां पर टैक्स रेट्स उतने ज़्यादा अफेक्टिव ना हो या फिर जो टैक्स रेगुलेशन है वो उतना स्ट्रिक्ट ना हो। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप इसको प्लीज रिवाइज करिए। सो अभी रिसेंट जो G7 की मीटिंग हुई थी उसके बाद इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट है वो 15% होगी, ये मल्टीनेशनल कंपनीज पर लागू की जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इंडिया को भी इससे बेनिफिट होगा या नहीं? ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट आपके समझने के लिए है। सो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पर हो सकता है इसका ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि अपने देश में ऑलरेडी इतनी टैक्स रेट्स लागू हैं, तो उससे एकदम से सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट देखना होगा। G7 की बात करें तो इस बार G7 की मीटिंग का होस्ट है UK यानी यूनाइटेड किंगडम। रिसेंटली UK इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि ये COP26 का भी होस्ट होगा। इसके अलावा UK शाही लीची के कारण भी न्यूज में था। शाही लीची बिहार का एक प्रोडक्ट है, GI टैग्ड प्रोडक्ट, और रिसेंटली शाही लीची का एक कंसाइनमेंट UK में भेजा गया। इसके अलावा रिसेंटली बिहार न्यूज में था क्योंकि इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च की है बिहार ने, और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सो एक कमेटी थी जिसके हेड थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। सो रिसेंटली इस कमेटी ने ड्राफ्ट रूल्स फाइनलाइज किए हैं, यानी कि रेगुलेशंस और गाइडलाइंस फाइनलाइज की हैं, जिसके तहत जो कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें जो प्रोसीडिंग होगी उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लाइव स्ट्रीम का मतलब है उसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये ड्राफ्ट रूल फाइनलाइज करने वाली कमेटी के हेड कौन थे? ये थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। सो एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट है जिसने यूट्यूब पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया था। गुजरात की बात करें तो गुजरात रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इन्होंने ड्रैगन फ्रूट को भी रीनेम कर दिया है, अब इसका नाम है कमलम। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को डायरेक्शंस दी हैं कि वो अरावली हिल्स हैं, यानी अरावली पहाड़ियां हैं, वहां पर एनक्रोचमेंट को रोकें। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या है? एनक्रोचमेंट का मतलब है अवैध तरीके से लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करें या पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करें। तो अरावली फॉरेस्ट है, उसके आसपास के जो एरिया है वहां पर एनक्रोचमेंट के काफी इंस्टांसेस थे। इसी के चलते रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को गाइडलाइंस दी हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। गुजरात में है गिफ्ट सिटी। अच्छा, रिसेंटली गोवा ने भी एक गिफ्ट नाम की इंस्टीट्यूशन बनाई है, ये नीति आयोग की तरह है। तो ये गोवा की इंस्टीट्यूशन है। एक गिफ्ट सिटी है, ये गुजरात में है, और रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा, यानी कि ये मैरीटाइम क्लस्टर है वो यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और इसको सेटअप कौन करेगा? इसको सेटअप करेगा GMB, यानी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। इसके अलावा रिसेंटली गुजरात एक और इवेंट के कारण न्यूज में था, और ये इवेंट है बिल्लीमोरा वाघाई हेरिटेज ट्रेन। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। सो ये एक हेरिटेज ट्रेन है और ये रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि दिसंबर 2020 में वेस्टर्न रेलवेज ने इसको कैंसिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी इसकी दोबारा से
ट्रायल रन शुरू की गई। सो ये गुजरात में है और ये हेरिटेज ट्रेन है। इसकी शुरुआत 1913 में हुई थी, यानी रेल सर्विस की शुरुआत 1913 में हुई थी और ये की गई थी गायकवाड़ डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट है वेयान विलेज। सो रिसेंटली ये विलेज न्यूज़ में था क्योंकि ये इंडिया का पहला विलेज बना है जहां पर 100% वैक्सीनेशन पूरा हुआ है। ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है और ये डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। इस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसमें नहीं होगी। सो जम्मू एंड कश्मीर है ये पुडुचेरी या फिर दिल्ली जैसा होगा और लद्दाख है वो बाकी यूनियन टेरिटरीज जैसे चंडीगढ़ जैसे होगा। इसके अलावा लद्दाख की बात करें तो रिसेंटली लद्दाख न्यूज में था क्योंकि CESL ने लद्दाख के साथ MOU साइन किया है ताकि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके। अब ये CESL क्या है? CESL का फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और ये CESL है ये EESL की एक सब्सिडरी है और EESL मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक PSU है। तो EESL का फुल फॉर्म क्या है? EESL का फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, इसमें C स्टैंड्स फॉर कन्वर्जेंस। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रल की बात करें तो रिसेंटली कर्नाटका का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये नेट कार्बन न्यूट्रल बन गया है। ये जो एयरपोर्ट है ये कर्नाटका में है। कमेंट बॉक्स में बताइए कर्नाटका के किस शहर में। लद्दाख की बात करें तो रिसेंटली लद्दाख एक और इनिशिएटिव के कारण न्यूज में था और ये है YOUN टैब यानी यन टैब के कारण। इसमें बच्चों को डिजिटल टैबलेट्स दी जाएंगी यानी टैबलेट डिवाइसेस दिए जाएंगे ताकि डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। अच्छा, एजुकेशन के सेक्टर में रिसेंटली एक और इनिशिएटिव न्यूज में था, ये है ADT। ADT का मतलब क्या है? ADT है असेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक्स। सो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह अनाउंस किया है कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होंगे उनके लिए मिनिस्ट्री अब ADT तैयार करेगी। ADT यानी असेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक, ताकि सभी बच्चे जो कंटेंट है उसको पढ़ पाएं या समझ पाएं। फॉर एग्जांपल जो बच्चे देख नहीं सकते तो वो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए ऑडियो लेक्चर्स तैयार किए जाएंगे। इसी तरीके से जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए सब लेक्चर वीडियो फॉर्मेट में तैयार किए जाएंगे ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के लिए रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये ADT का अनाउंसमेंट किया है। ADT यानी असेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक। एजुकेशन के सेक्टर में रिसेंटली एक और इनिशिएटिव न्यूज में था और ये है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और इस रैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंडिया की IIT गुवाहाटी है वो 41st पोजीशन पर है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, और कैटेगरी का नाम क्या है? रिसर्च साइटेशंस पर फैकल्टी। सिंपलेस्ट भाषा में बताऊं तो डिफरेंट कॉलेज में टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको फैकल्टी बोलते हैं। तो हर एक फैकल्टी की अगर रिसर्च पेपर्स के एवरेज निकालें तो उसके हिसाब से IIT गुवाहाटी 41st पोजीशन पर है। गुवाहाटी कहाँ है? ये है आसाम में। रिसेंटली आसाम न्यूज़ में था क्योंकि गार्जियन मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है आसाम ने। इसके अलावा रिसेंटली आसाम न्यूज़ में था क्योंकि आसाम सरकार ने भारत रत्ना की स्टाइल पर, यानी कि जैसे कि नेशनल लेवल पर भारत रत्न अवार्ड दिए जाते हैं या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ऐसे ही आसाम ने भी अनाउंस किया है कि वो स्टेट लेवल पर असम या असोम रत्न अवार्ड देंगे। इसके अलावा और भी अवार्ड्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जैसे असोम विभूषण और भूषण और असोम श्री। इसके अलावा कोविड की बात करें तो रिसेंटली नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया है पीरामल फाउंडेशन के साथ और एक कैंपेन लॉन्च किया। कैंपेन का नाम क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन के तहत जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर कोविड पेशेंट्स को होम केयर सपोर्ट दी जाएगी, यानी कि उनके घर पर ही कोविड को टैकल करने की सुविधाएं दी जाएंगी जो माइल्ड केसेस हैं, यानी कि जो ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं हैं। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के तहत फोकस उन डिस्ट्रिक्ट पर है जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, यानी कि अपने देश में जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पिक किया गया है और वहाँ पर टारगेटेड डेवलपमेंट अप्रोच के तहत काम किया जाएगा। जैसे कि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाएंगी, से पानी की फैसिलिटी हो गई, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी हो गई। सो इस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट का काम रैपिड पेस पर किया जाएगा। ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा नीति आयोग रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि नीति आयोग ने 2 बैंक्स को
प्राइवेटाइजेशन के लिए रिकमेंड किया है। एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट अनाउंस किया था उस टाइम पर अनाउंस किया था कि 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, और अभी नीति आयोग ने इसी के कंटेक्स्ट में रिकमेंडेशन दी है। तो ये 2 बैंक कौन कौन से हैं ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। सो एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 2 बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए नीति आयोग ने रिकमेंडेशंस दिया है। नेक्स्ट है कोपरनिकस। सो ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट डायनासोर है और रिसेंटली इसके कुछ बोन्स डिस्कवर किए गए थे, जिसकी वजह से ये पाया गया कि ये ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट डायनासोर है। सो एग्जाम में आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये टर्म रिसेंटली न्यूज में थी, ये क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये किस देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडिया की पहली CAR T सेल थेरेपी। सो ये मुंबई के हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाई गई। सबसे पहले ये CAR T है क्या? ये है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। सो यहाँ पर आपको 2 चीज याद रखनी। एक तो ये CAR T का फुल फॉर्म, कहाँ पर ये कंडक्ट करवाई गई, ये मुंबई के एक हॉस्पिटल में ACTREC। आपको हॉस्पिटल का फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको जगह का नाम पता होना चाहिए। सो ये टाटा मेमोरियल सेंटर में कंडक्ट करवाई गई थी और ये इंडिया की पहली CAR T सेल थेरेपी थी। सो ये थेरेपी किस चीज के लिए करवाई गई थी? ये ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए करवाई गई थी। ल्यूकेमिया एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। सो पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होते हैं? एक कि इंडिया की पहली CAR T सेल थेरेपी कहाँ पर कंडक्ट करवाई? तो ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में। दूसरी बात, ये CAR T सेल थेरेपी है, ये किस चीज से रिलेटेड है? सो ये कैंसर ट्रीटमेंट से या ल्यूकेमिया से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन है कि CAR T में आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि R का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, या A का मतलब क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है अबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जब आपके बॉडी के अंदर सेल हैं वो अबनॉर्मली ग्रो करने लग जाएं तो उस चीज को कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो रिसेंटली ये काउंसिल इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इंडिया इस काउंसिल में इलेक्ट हुआ है 2022 से 2024 के लिए। इसके 54 मेंबर्स हैं और ये वोटिंग से इलेक्ट किए जाते हैं। ये वोटिंग सीक्रेट वोटिंग होती है। इंडिया के अलावा जो और कंट्रीज इलेक्ट हुई हैं वो हैं ओमान, अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान। ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो रिसेंटली UNGA न्यूज में था। UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो रिसेंटली 76th UNGA के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। वो कौन है? वो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं। सो वो 76th सेशन के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और ये पहली बार है कि मालदीव्स UNGA के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है। एक्चुअली जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है UNGA की वो एनुअल बेसिस पर रोटेट होती है। इसके अलावा UN की UNSC भी होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट। इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भी इलेक्ट हुआ है। UNSC में जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है, चेयरमैनशिप है, वो मंथली बेसिस पर रोटेट होती है, यानी इन 15 देशों में से बारी बारी हर मंथ नया चेयरमैन बनेगा। नेक्स्ट है FBI से रिलेटेड। सो FBI जो कि USA की एजेंसी है, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। सो वहां पर उन्होंने एक इनक्रिप्टेड डिवाइस को यूज में लिया। इस डिवाइस का नाम है अनोम। सो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये अनोम रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? दूसरी बात, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशंस लॉन्च किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन ट्रोजन सील्ड। सो ये FBI से रिलेटेड है। FBI क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो ये USA की एजेंसी है। रिसेंटली USA न्यूज में था क्योंकि इंडिया यानी इंडियन नेवी टू बी स्पेसिफिक, वो USA से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स रिसीव करेगी। सो इंडिया ने 2020 में ऐसे 24 हेलीकॉप्टर्स के लिए डील साइन की थी कि USA ऐसे 24 हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करेगा और ये डील थी 16,000 यानी 16,000 करोड़ की। और इस डील के चलते अभी जो फर्स्ट बैच है यानी कि फर्स्ट 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडिया को जुलाई में डिलीवर किए जाएंगे। ये इंडियन नेवी के लिए है। इसके अलावा रिसेंटली USA ओपन स्काईज ट्रीटी के कारण भी न्यूज में था, एज रशिया ने फॉर्मली इस ट्रीटी को छोड़ दिया है। USA ने भी अनाउंस किया है कि वो इस ट्रीटी को नहीं फॉलो करेंगे। इसके अलावा रशिया रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि
उन्होंने पहली नावल शिप तैयार की है जो कि फुल्ली स्टेल्थ है और इसका नाम है मरकरी नावल कोवेट। सो ये किस देश से रिलेटेड है? ये रशिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ग्लेशियर ब्लड। सो ये एक्चुअली फ्रेंच में एल्प्स जो माउंटेन सीरीज है उससे रिलेटेड है। होता क्या है कि यहाँ पर जो स्नो है, जनरली जो स्नो का कलर है वो वाइट है, बट कई बार यहाँ पर कलर है वो रेडिश दिखता है, लाल लाल दिखता है, इसलिए इसको ग्लेशियर ब्लड बोला गया है। अब ये रेड कलर क्यों है? ये माइक्रो एल्गा की वजह से है। और इस एल्गा की लाइफ को स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है एल्प एल्गा प्रोजेक्ट। सो जो रिसर्चर्स हैं वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, यानी ये माइक्रो एल्गा है, ये किस तरीके से इन माउंटेन सीरीज में सर्वाइव करते हैं और उसका इस माउंटेन सीरीज पर क्या इम्पैक्ट होता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का इस सीरीज पर क्या इम्पैक्ट होता है और ऑर्गेनिजम्स पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है। एल्प्स एक माउंटेन सीरीज है यूरोप। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब कवर करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। सो ये हॉकी 5S वर्ल्ड कप है जो कि ओमान में होगा 2024 में। सुनील छेत्री जो कि इंडियन फुटबॉलर हैं, रिसेंटली वो न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने मेसी को पीछे छोड़ दिया। मेसी का जो इंटरनेशनल गोल्स का रिकॉर्ड था वो था 72 और रिसेंटली सुनील छेत्री ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनके नाम अब 74 गोल्स हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ये रिकॉर्ड अचीव किया है और इस इंटरनेशनल लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है रोनाल्डो। उनके नाम पर 103 इंटरनेशनल गोल्स हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्स की बात है तो बाकी जो अलग टूर्नामेंट होते हैं उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है जंगी तूफान पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। सो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में हैं कि इससे एनवायरनमेंट को डैमेज होगा। सो ये सतलज रिवर पर है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एंटी हेल गन्स के कारण भी न्यूज़ में था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कार्बन नैनो ट्यूब्स। सो रिसेंटली MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी क्योंकि उन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब से इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। नेक्स्ट है अनूप चंद्र पांडे। सो मिस्टर पांडे इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि वो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। सो अब टोटल 3 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन में। एक हैं मिस्टर सुशील चंद्रा जो कि CEC हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और एक है मिस्टर राजीव कुमार, और ये तीसरे हैं मिस्टर अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज। सो इसको EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है और इस इंडेक्स के हिसाब से टॉप पोजीशन पर है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है। सेकंड पोजीशन पर है ओसाका जो कि जापान में है। सेकंड और थर्ड पर जापानीज सिटीज हैं ओसाका एंड टोक्यो जहां पर समर ओलंपिक गेम होने वाले हैं, और फिर है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। और इस रैंकिंग के हिसाब से जो वर्स्ट सिटी है यानी रहने लायक सिटी जो नहीं है, जहां पर रहना मोस्ट डिफिकल्ट है, वो सिटी है डमास्कस। कमेंट बॉक्स में बताइए ये सिटी किस देश में है। और आपको एक हिंट देता हूं कि सिविल वॉर के कारण यहाँ पर सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है। इसके अलावा एक और सिटी न्यूज में थी हवाई, ये USA में है और इस सिटी ने हाईएस्ट प्रोग्रेस दिखाई है इस इंडेक्स के हिसाब से। सो इस बार ये 14th पोजीशन पर है, लास्ट टाइम ये 46th पोजीशन पर है। ये USA की एक सिटी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सो हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है और इस बार का थीम था सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। इसके अलावा 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के तौर पर भी मनाया गया और इसका थीम था एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स और न्यूज आर्टिकल्स। अब गेट रेडी फॉर द टेस्ट। थैंक यू।